चलो, सो हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस, और उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था एसिडिटी। ओके, तो एसिडिटी में हमने देखा था कि H प्लस रिमूव करने की टेंडेंसी, वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है, H प्लस रिमूव करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा हो वो ज्यादा एसिडिक। तो हमने कंपैरिजन की थी कि भाई जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन हमने मेटल के साथ करवाई, उसकी रिएक्शन हमने करवाई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो एसिड बेस, एसिड मेटल एंड एसिड वीक बेस, ओके, उनके साथ रिएक्शन करवाई। तो मेटल के साथ रिएक्शन करवाए तो वो 10th वाली रिएक्शन हमारी एसिड प्लस मेटल दैट विल गिव सॉल्ट एंड, नहीं, एसिड प्लस बेस, यस, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यस। एंड जो थर्ड रिएक्शन है वो वीक के साथ है, तो वहां पर हमें मिलेगा तो वही, लेकिन वापस CO2 एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, सो वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिलेट जो बनता है वो बहुत ही अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है। H प्लस जो हमारा है, मतलब वो सारे जो सबकी एसिडिसिटी है, मतलब अल्कोहल की भी एसिडिसिटी है, वो भी एसिड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, फिनॉल भी एसिड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, अल्कोहल भी करता है, कीटोन भी करता है, ये सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग में OH है और OH बॉन्ड टूट जाता है और H प्लस रिमूव कर देते हैं। तो ये सभी लोग H प्लस रिमूव कर रहे हैं, सभी की एसिडिसिटी है, लेकिन पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिसिटी और एसिडिटी व्हाट एवर यू कॉल, इन लोगों की कंपेयर में ज्यादा है। ओके, तो क्यों ज्यादा है वो सब भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इनमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, फिनॉल अल्कोहल में भी होता है, लेकिन इनका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा इसमें रेजोनेंस होता है, उनमें रेजोनेंस नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये ज्यादा एसिडिक है। अगेन ज्यादा एसिडिक इन लोगों की कंपेयर में, जंगल के राजा वो लोग है सब HCl, H2SO4, HNO3, उनकी कंपेयर में नहीं। ओके, तो वो हमने डिस्कस किया था, और फिर हमने यहाँ पर हमारा थियरी छोड़ा था, जहाँ छोड़ा था वहां से पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो क्या डिस्कस किया हमने कि ऐसी जो भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हमने इसके लिए रिएक्शन लिख देते हैं, तो इसके लिए रिएक्शन है हमारी से RCOOH, एसिड प्लस वाटर को बेस की तरह ले लेते हैं, और यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये H प्लस रिमूव करेगा तो बन जाएगा RCOO माइनस, प्लस यहाँ पर बन जाएगा H3O प्लस। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, देन ये H2O जो है उसका कंसंट्रेशन तो 55.55 मोलर कांस्टेंट ही रहता है, थोड़ा बहुत ही कम होता है, मतलब 54.9 हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, तो वो तो वही हुआ। ओके, सो उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज Ka। एसिड लिया हुआ है इसलिए Ka, बेस दिया हुआ था तो Kb। ओके, तो Ka इज इक्वल्स टू, हमें मिल गया ये जो है वो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, RCOO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड RCOOH का कॉन्सेंट्रेशन। ये सारी वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करेंगे इक्विलिब्रियम पर, तो हमें Ka मिलेगा। ओके, अब हमने डिस्कस किया था पहले भी और लास्ट क्लास में भी, क्या कि जैसी जैसी Ka की वैल्यू ज्यादा, Ka की वैल्यू ज्यादा कब होगी, अगर देखो ये तो मेरा रिएक्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट है, RCOO माइनस प्रोडक्ट है और H3O प्लस प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट है, तो हमारा एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, H प्लस रिमूव करना। तो जितना ज्यादा H प्लस रिमूव करेगा उतना ज्यादा H3O प्लस बनेगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा, जब एसिड ज्यादा रिमूव करेगा। ज्यादा हम सोचेंगे सर ज्यादा ही ले लो ना तो ज्यादा ही रिमूव करेगा, नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ज्यादा H प्लस रिमूव करता है, और वीक एसिड हो तो वो कम रिमूव करता है। तो ज्यादा रिएक्टेंट ले लेने से, जैसे मैं यहाँ पर ज्यादा रिएक्टेंट ही ले लूं जो H प्लस रिमूव कर, उससे नहीं मिलेगा, वो रिएक्टेंट H प्लस रिमूव भी करना चाहिए, उसके अंदर H होगा, सिर्फ H वाला ले लेने से नहीं काम बनेगा। ओके,
तो H तो होना तो सही है, होना तो चाहिए, लेकिन H को रिमूव भी करना चाहिए। तो जितना ज्यादा H प्लस रिमूव करेंगे उतना ज्यादा H3O प्लस बनेगा। मतलब जितना ज्यादा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही Ka की वैल्यू ज्यादा। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ज्यादा से ज्यादा H प्लस बनाएगा। ज्यादा से ज्यादा H प्लस बनाने से ज्यादा हमें H3O प्लस बनेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो Ka क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। मतलब कि यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि as the Ka value is increased, the acidity will be higher। जो एसिड की Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। ओके, क्यों? क्योंकि Ka की वैल्यू डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस में, प्लस पर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कब इंक्रीज होगा? जब ज्यादा H प्लस रिलीज होगा तब। तो ज्यादा H प्लस कब रिलीज होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब। तो जितना ज्यादा H प्लस रिलीज होगा उतना ज्यादा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जितना ज्यादा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी। देयरफॉर जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी कम Ka की वैल्यू होगी उतना वीक एसिड। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। For convenience, the strength of an acid is generally indicated by its pKa value rather than its Ka value। तो ये भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि यार हम तो Ka वैल्यू लेते ही है, लेकिन हम pKa वैल्यू, सोरेनसन ने बताया था 1909 में इक्विलिब्रियम में देखा था, पोटेंशियल ऑफ Ka, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ Kb, pH की वैल्यू निकालने के टाइम पर कि जो भी वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो, वही होता है पोटेंशियल। सो हमारी वैल्यू है K, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो pK की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ लॉग Ka से। सिंपल है। अब मान लो कि मेरे Ka की वैल्यू है 5, तो मैं यहां लिखूंगा 5 माइनस ऑफ लॉग 5, तो यहां पर कोई माइनस वाली वैल्यू आएगी। फिर मेरे Ka की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, से 10 कर दी, तो माइनस ऑफ लॉग 10, तो वो वापस यहाँ पर कोई माइनस वाली वैल्यू आएगी। फिर वापस Ka की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, 15 कर दी, तो यहाँ पर भी माइनस वैल्यू आएगी। तो ये माइनस में वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये प्लस में वैल्यू बढ़ती जा रही है। मान लो कि इसका आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा है, -5, -10, -15, लाइक दैट, ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये किसकी वैल्यू है? Ka की, और ये किसकी वैल्यू है? pKa की। तो Ka की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या? एसिडिसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, यस। तो एसिडिसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन Ka की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ pKa की वैल्यू क्या हो रही है? देखो, कम हो रही है ना। कौन बढ़ा? -5 बढ़ा या -15? -5 बढ़ा। नंबर पता ना चले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, तो जो राइट हैंड साइड में ज्यादा होगा वो बड़ा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो छोटा। सो जैसे जैसे हम K की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे pK की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अगर वही बोलना हो हमें तो हम ऑपोजिट बोलेंगे, जिसकी pK की वैल्यू जितनी ज्यादा कम उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, बस उतना। जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, या फिर जिसके pK की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Ka के लिए बोलेंगे तो इंक्रीज्ड वाला बोलेंगे, ज्यादा Ka होना चाहिए और pKa कम होना चाहिए। मतलब मिनिमम pKa की वैल्यू हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैक्सिमम Ka की वैल्यू हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ गए? ओके, कंफ्यूज मत होना, सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के लिए pKa की वैल्यू है -7। देखो pKa की वैल्यू, तो अभी मैंने बोला pKa की वैल्यू मिनिमम तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसके लिए कितनी है HCl के लिए? -7, तो बहुत कम है। वेयर pK ऑफ द ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH, लेकिन ट्राइफ्लोरो बोल रहे हैं, H की जगह F लिख दो, CF3COOH। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। लो याद रखना, पूछ ले तो, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? तो ट्राइफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। साथ साथ में तुम्हें ऑप्शन में क्या होंगे? CF3COOH,
सारे ही हेलोजन डाल देंगे, CCl3COOH, CBr3COOH, और एक तो एसिटिक एसिड। ये 4 ऑप्शन है सपोज, तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? CF3COOH। क्यों? ये भाई साहब की वजह से, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन। ओके, दैट्स व्हाई। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड। तो देखो ट्राइफ्लोरिक एसिड के लिए, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए पीके की वैल्यू देखो 0.23, बेंजोइक एसिड के लिए 4.19 एंड एसिटिक एसिड के लिए 4.76 रिस्पेक्टिवली। ये नंबर रखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे याद है तब तक ये तो पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो याद रखने पड़ेंगे। ओके, नहीं तो मैं ना बोल देता, लेकिन ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। सो ये भी, हाँ, ये 3 और ये 4, ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। सो फिर से HCl के लिए pK की वैल्यू है -7, उस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर हमारे पास आता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CF3COOH। उसके लिए है हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में 0.23। फिर उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक में पहला, दैट इज 4.19, और लास्ट में आता है हमारा एसिटिक एसिड, सो दैट इज 4.76। तो नंबर याद, ये दो तो याद रह जाएंगे, -7 और 0.23, इन दोनों के लिए नंबर याद रख लो, 419 और 476। ओके, और ये दोनों के लिए भी पूछते हैं कि मेरे पास बेंजोइक एसिड है और मेरे पास एसिटिक एसिड है, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? बेंजोइक एसिड, क्योंकि उसका पीके का वैल्यू कम है, थोड़ा सा ही कम है, 4.76 और 4.19, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कौन? बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर द पीके, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, द बेटर इट इज अ प्रोटॉन डोनर। यस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैव पीके वैल्यू लेस देन 1। अभी देखो यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, तो कैसे? जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे वो 1 से नीचे, क्योंकि नेगेटिव है ना, पीके की वैल्यू, के की तो हमें पता ही है, जो ज्यादा के है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, हम पीके के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 1 से नीचे मतलब नेगेटिव, 1 से नीचे, 0 से नीचे नेगेटिव होता है। मान लो 0 से नीचे या 1 से नीचे जो है वो सारे क्या है? नेगेटिव, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गए। उसके ऊपर से 1 to 5, तो वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे, ये मीडियम एसिड, मीडियम, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर 5 to 15, तो वो तो वीक एसिड हो गए। और 15 से ज्यादा पीके की वैल्यू हो, पीके की वैल्यू 15 से ज्यादा, तो वो तो वेरी वीक एसिड हो गया। अभी वेरी वीक एसिड मतलब वो तुम फिर बेस के रिलेटेड भी बोल सकते हो। ओके, जैसे कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो वीक एसिड होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो हो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है पता है? 14 के आसपास, और वीक एसिड की पीएच की वैल्यू किसके आसपास होती है? 7 के आसपास। स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू 1 के आसपास, वीक एसिड की वैल्यू 7 के आसपास, स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू 14 के आसपास, और वीक बेस की वैल्यू अगेन 7 के आसपास। वो तो 0 to 14 पीएच की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ हम पीके की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो पीके के रिलेटेड फिर से बता रहा हूं, 1 से नीचे स्ट्रॉन्ग, 1 से 5 मीडियम स्ट्रॉन्ग, फिर 5 से 15 वीक एसिड, और 15 से ज्यादा पीके की वैल्यू हो तो वेरी वीक एसिड। ओके, चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव पीके वैल्यूज लेस देन 1, पहला क्लासिफिकेशन। The acids with the pK value 1 to 5 are considered to be moderately, mediumly strong. Okay. Weak acids have pK value 5 to 15 के बीच में. Extremely very weak acids are greater than 15 pK value. Simple classification है. Okay. 1 से नीचे, 1 से 5 के बीच में, 5 से 15 के बीच में, और 15 से ऊपर। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मीडियम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद वीक, और उसके बाद वेरी वीक और एक्सट्रीम वीक। डन? ओके, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक यहाँ तक का तो समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते। यहाँ से बहुत सारे एक मार्क के क्वेश्चंस निकलते हैं, तो अच्छे से लाइन टू लाइन सब
याद भी रखना होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल एंड मैनी सिंपल फिनॉल्स। ओके, एंड हाँ दैट्स इट, वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, डज नॉट मैटर। In fact, carboxylic acids are amongst the most acidic organic compound you have studied so far. अब तक हमने जो भी पढ़ लिया उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उनकी बात नहीं कर रहे, अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, उन सब के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक हो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। यू ऑलरेडी नो व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हाँ, क्यों? गेस। फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। हमने यस करेक्ट, हमने डिस्कस किया था ये, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। बेंजीन स्ट्रक्चर है उसमें तो एरोमेटिक है, तो उसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो होगा क्या? वो जो H+ निकलेगा वो H+ मतलब होगा क्या? यहाँ पे दिखाया गया तो नहीं लग रहा है, जैसे कि फिनॉल्स की बात कर रहे हैं और अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास है से ROH। अभी इसमें से होगा क्या? RO- एंड H+। अभी ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन है, और दूसरा ही है हमारे पास क्या? फिनॉल। तो यहां पर भी क्या होगा? सेम। ओके, अब होगा क्या कि ये वापस एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर वापस अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन बनाने के चक्कर में होगा क्या कि ये नेगेटिव के साथ मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव तो यहाँ घूम रहा है। तो सपोज मान लो अभी यहाँ है तो अभी इकट्ठा हो गया, लेकिन दूसरे ही सेकंड में दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव यहाँ नहीं है, वो यहाँ घूम रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, रेजोनेंस हो रहा है ना। यहाँ सब जगह नहीं आएगा भाई, मेटा पे आता है ना, हमें पता है ना। ओके, तो से यहाँ आएगा, ओके, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ओके, लाइक दैट। तो वैसा घुमा, और यहाँ आने के बाद वापस यहाँ आएगा, जब वापस यहाँ आएगा तब वापस ये इकट्ठा होगा। ओके, तो ज्यादा टाइम तक H+ तुम्हें मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर घूम रहा है, इसमें तो कोई घूमने वाला है ही नहीं, तो तुरंत ही इसके साथ मिल के वापस बना देगा। ओके, तो ज्यादा समय तक, ज्यादा ड्यूरेशन तक तुम्हें कंटेनर में H+ मिले ज्यादा टाइम तक, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो इसमें ज्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा क्योंकि ये H+ वापस रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम तक H+ मिलेगा क्योंकि रिएक्ट करने के लिए O के पास नेगेटिव होगा तब रिएक्ट करेगा ना। जब O के पास नेगेटिव नहीं होगा, इन लोग के पास होगा, तो वो रिएक्ट कर पाएगा नहीं। इन लोग के पास मतलब कौन है यहाँ पर? कार्बन है ना, यहाँ तो सब कार्बन है, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तब वो रिएक्ट कर पाएगा नहीं। सो बेंजीन स्ट्रक्चर और से रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हाँ, आगे the higher acidity of the carboxylic acids as compared to the phenols can be understood similarly। तो भाई अल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक, वैसे ही फिनॉल के रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड और ज्यादा एसिडिक। ओके, तो कैसे? यहाँ पे हम वापस थर्ड वाला ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा COOH, तो यहाँ पर वापस क्या होगा? COO- प्लस H+। ओके, अब यहाँ पर भी रेजोनेंस देखो, यहाँ का रेजोनेंस जो हो रहा है वो तो यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे दो रेजोनेंस है। कौन से दो रेजोनेंस? इन लोग के बीच में भी रेजोनेंस है, याद आया? कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इन लोग के बीच में भी तो रेजोनेंस है, कल देखा था ना हमने, C+O और यहाँ पर O- ऐसे है। ओके, R यहाँ पे लगा हुआ है, H+ निकल गया है, तो होगा क्या? दूसरी साइड आ जाएगा नहीं, RC। अब ये जो नेगेटिव है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, तो डबल बॉन्ड बन गया O, और ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब अपना तो उसके पास ही है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन वो खुद ले लेगा, तो वो बन जाएगा ऐसे। तो ये भी रेजोनेंस हो रहा है, और बेंजीन का रेजोनेंस तो हो ही रहा है, डबल रेजोनेंस। फिनॉल में ऐसा कोई डबल रेजोनेंस है नहीं, तो ये और ज्यादा स्टेबल है। फिनॉल के रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड और ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू, लिख सकते हो ऐसे, ड्यूअल रेजोनेंस, रेजोनेंस इन द कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज रेजोनेंस इन द बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन स्ट्रक्चर में तो रेजोनेंस जो हो रहा है वो हो ही रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। अभी अगर तुम कंपेयर करो
कि तुम्हारा ये जो रेजोनेंस हो रहा है तब जो ये जो बॉन्ड है ना और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो इसका तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर तो, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, कार्बन के पास, कार्बन के पास, कार्बन के पास, फिर ऑक्सीजन के पास, फिर वापस कार्बन कार्बन कार्बन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के पास जब इलेक्ट्रॉन हो ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन, यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, फिर वापस रेजोनेंस हुआ तो ऑक्सीजन के पास ही आया, कार्बन के पास नहीं आ रहा है। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां आया, यहां से गया यहां आया, यहां से गया यहां आया। कार्बन के पास तो आएगा तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी वो दे रहा है तभी तो ये माइनस बन रहा है। तो कार्बन के ऊपर तो प्लस आएगा, माइनस आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है। तो याद रखना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो पहली बात फिनॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ड्यूअल रेजोनेंस हो रहा है, और अगर ड्यूअल रेजोनेंस ना बोलो, बेंजीन का रेजोनेंस नहीं गिनते, लेकिन कार्बोनिल में जो रेजोनेंस हो रहा है ये वाला, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा टाइम के लिए H+ को अंदर रखता है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा टाइम के लिए H+ कंटेनर में रहेगा। और अभी हमने डिस्कस किया, जितने ज्यादा टाइम के लिए H+ कंटेनर में दिखे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और उतना ज्यादा वो स्टेबल होना चाहिए। तो फिर बन गई क्रोनोलॉजी, पहले अल्कोहल के रिस्पेक्ट में फिनॉल ज्यादा एसिडिक, और फिनॉल के रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक। फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, RCOOH हो या बेंजोइक एसिड हो, फिनॉल के रिस्पेक्ट में दोनों के दोनों ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और अगर इसके साथ और एक दे दिया ये, और दूसरा है ये, अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, बेंजोइक, पक्का, क्यों, हाँ सोचो, घूमता रहेगा मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस तो यहाँ भी है, नहीं ऐसा ज्यादा होता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ज्यादा चार्ज, हाँ यस वो तो है ही, बट तुम आंसर यहां से दे सकते हो जो अभी हमने पढ़ा वो। ओके, तुम आंसर मैंने तुम्हें याद रखने के लिए ऐसे ही थोड़ी बोला। ओके, तो तुम आंसर कहाँ गया रे वो, ये रहा। ओके, एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग, 4.76, 4.19, वहां से आंसर देना है। इसलिए तो मैंने वापस पूछा, अभी तो मैंने ये पढ़ा तभी भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, तो अभी वापस मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में कौन। तो जो तुम बोल रहे हो वो सारे रीजन सही है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो रीजन गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज देखो, वो जो तुम बोल रहे हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, रेजोनेंस हो रहा है, सब कुछ सही है, कुछ गलत है ही नहीं। प्रैक्टिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंगली बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक कंपेयर टू दी एसिटिक एसिड, 4.76। तो ऐसे फिट कर दो दिमाग में, एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन लोगों में। ओके, फिर अभी वापस एसिटिक एसिड की HCl के साथ कंपैरिजन दे तो फिर क्या टिक करोगे, HCl, यस। ओके चलो, हाँ लेकिन पूछेंगे ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, मतलब अभी जैसे तुमने सोचा वैसे अल्कोहल के साथ फिनॉल, फिर फिनॉल के साथ बेंजोइक एसिड, और फिर बेंजोइक एसिड के साथ एसिटिक एसिड। तो हम वही कंसेप्ट लगाने जाएंगे, रेजोनेंस 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 रेजोनेंस, और फिर तुम शायद गलती से बोल दो बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड हो। डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे हम, नेगेटिव
charge is more electronegative. कहाँ गया? The conjugate base of the carboxylic acid, a carboxylate ion, is stabilized by the two equivalent resonance structure in which the negative charge is at more electronegative oxygen atom. The conjugate base of the phenol, a phenoxide ion, has non-equivalent resistance structure in which the negative charge is at less electronegative carbon atom. Therefore, the resonance in the phenoxide ion is not as important as it is in the carboxylate ion. Further, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom in the carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized. दोनों में ही delocalized हो रहा है, but less effectively delocalized over one oxygen and less electronegative carbon atom in phenoxide ion. So that is the reason कि acetic acid ज़्यादा electronegative है compared to the benzoic acid. Thus the carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion. So carboxylic acids are more acidic than the phenols. लिख दिया. Benzoic acid, phenol सबके रिस्पेक्ट में carboxylic acid ज़्यादा acidic है. Done. अभी भी देखो स्टार्ट किया था हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिसिटी से, अभी भी एसिडिसिटी ही चल रहा है, वन और अदर वे वही बात चल रही है. ओके, फिर के की वैल्यू बोलो, फिर पीके की वैल्यू बोलो. अभी यहाँ पर तो के पीके दोनों ही नहीं है, फिर भी बात की रेजोनेंस की और उसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल, फिनॉल, बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर किया. बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को कंपेयर किया. कार्बोक्सिलिक तो दोनों ही है. अच्छा, और आगे अभी भी वही चल रहा है, अभी भी एसिडिटी ही है. ओके, देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है एसिडिटी. सब्स्टिट्यूएंट्स मे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड thus also affect the acidity of the carboxylic acid. Electron withdrawing group increase the acidity of the carboxylic acids by stabilizing the conjugate base through the delocalization of the negatively charged by inductive and resonance effect. तो वही चीज बताई गई है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, ओके, वो खींच लेता है. तो NO2 अपना इलेक्ट्रॉन, सोचो कि यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, तो NO2 खींचेगा इलेक्ट्रॉन अंदर से. इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन के पास से तो ऑलरेडी ये ऑक्सीजन खींच रहा है और ये प्लस बन रहा है. अभी जितना थोड़ा बहुत बाकी बचा है वो भी ये भाई साहब खींच लेंगे, तो ये तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. सोचो कि यहाँ पर है, ऐसा समझो कि यहाँ पर 10 है, वो 10 में से यहाँ पर आ गए हैं से 3 और यहाँ पर आ गए हैं 7, ज्यादा उसने ले लिए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए. अब होगा क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये भाई साहब तो इसके पास 3 भी नहीं रहने देगा, उसमें से भी 2 निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ 1. तो अब सोचो अगर कोई अटैक करने आने वाला है नेगेटिव चार्ज, जैसे कि Cl माइनस आने वाला है, ठीक है, वो माइनस कहाँ आएगा, प्लस के पास, तो वो प्लस यहाँ है, लेकिन पहले वो था 3 था उसके पास, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज जितना कम हो उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना. वो प्लस चार्ज जितना कम हो, मतलब ऐसा समझो प्लस चार्ज मिलता कब है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से. एक भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दूसरे भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक के पास. जैसे ऐसा समझो मेरे पास है कॉपर, मेरे पास कॉपर है, एक कॉपर के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन गया Cu+1. दूसरे कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो बन गया Cu+2. अभी एक Cl आ रहा है, एक ही Cl आ रहा है, किसके पास जाएगा, Cu+1 के पास या Cu+2 के पास, +1 के पास जाएगा, +2 के पास जाएगा. इसके पास कमी ज्यादा है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए हैं, यहां पर तो वो स्टेबल हो जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन कमी है और वो आया तो वो तो सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, Na+Cl- बन गया और जुड़ गया. ओके, अट्रैक्ट कहां होते हैं, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो. नेगेटिव आयन किसके, मान लो देखो ये तो हमने पहले वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा वो SN1 SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, तब भी हमने डिस्कस किया था. यहाँ पर है मेरे पास Cu+1, यहाँ पर है मेरे पास Cu+2, तो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने वाला है पॉजिटिव चार्ज.
तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है 2 और यहाँ पर है प्लस पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 1। तो ज्यादा ऐसा समझो, एक पॉजिटिव चार्ज तो चला गया कहीं पर, तो अभी एक चला गया तो इसके पास बचा 0 पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया वो। इसके पास एक चला गया फिर भी एक पॉजिटिव है, तो वो प्लस वाला, वो माइनस वाला कहाँ आएगा? प्लस के पास ही आएगा ना, ये तो न्यूट्रल हो गया अभी। समझे? जितना ज्यादा पॉजिटिव हो उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और वैसे ही इसके लिए भी उल्टा ही, जितना ज्यादा नेगेटिव हो, ओके, जितना ज्यादा नेगेटिव हो उसके पास जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। याद भी रहेगा और समझ में भी आ गया? पक्का? ओके। सो कहने का मीनिंग है कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम में डाल के, एटीएम में हम कार्ड डाल के पैसे विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मतलब ले लेना, ओके। तो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। भाई इसके इलेक्ट्रॉन, ये पहले ही गरीब है, ओके, उसने ऑलरेडी अपने, सपोज मान लो कि ये 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें 5 इसके थे और 5 इसके थे, डन। अभी उसमें से इसने 2 एक्स्ट्रा ले लिए, तो 2 एक्स्ट्रा इसने ले लिए, तो वो 2 है किसके? इसके थे, तो ये क्या बन गया? +2 बन गया। अभी ये भाई साहब और 2 ले रहे हैं, कौन? NO2। तो NO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और चैरिटी किए, तो वो +2 तो था, अब कितना बन जाएगा? +4 बन जाएगा वो। समझ में आया? अब कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, सीधा यहां कूद जाएगा +4 के पास। मेरे पास अगर +4 भी हो, +2 भी हो, तो वो कहां जाएगा? +4 के पास जाएगा। डन? समझ में आ गया? ओके। तो वही चीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम लगाएंगे तो होगा क्या? इसकी ये जो आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी ये रिएक्ट करेगा केमिकली। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई या कम हुई? ये लगाने की वजह से बढ़ गई ना। जैसे मान लो ये Cl- यहां आया, तो ये नहीं लगाया था तब आया, और अभी दूसरे केस में लगाया, NO2 लगाया तब आया। तो जल्दी फास्ट कौन आएगा? सेकंड केस में ना, सेकंड केस में फास्ट आएगा क्योंकि +4 है, पहले केस में तो +2 ही था। वही अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैग्नेटाइजेशन सोचो, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड है +4, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड है +2, तो आयरन नेल डाली तो कहाँ अट्रैक्ट होगी? +4 के पास या +2 के पास? +4 के पास अट्रैक्ट होगी। तो वैसे ही ये भाई साहब अट्रैक्ट हो जाएंगे +4। ये भी कर सकता है, और दोनों सेम डिस्टेंस पे है। मान लो ये इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सपोज 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो जाएगा जहां पे ज्यादा अट्रैक्टिंग फोर्स है वो। तो ज्यादा अट्रैक्टिंग फोर्स कौन है? जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रखता है। डन? ओके। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, फटाफट हो गया ना रिएक्शन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते, CH3 लगा दिया, लो डोनेटिंग ग्रुप, CH3 लगा दिया, CH3 लगाया तो क्या हुआ? इसके पास, जैसे इसके पास 10 थे, उसमें से 10 में से इसने 7 ले लिए, इसके पास 3 बचे, वहां वैसा वो भी हो गया। लेकिन अब इसके पास 3 है, ये 3 में से भी 2 इसने ले लिए, तो उसके पास 1 बचा था। अब यहाँ क्या होगा? इसने 2 दे दिए, तो इसके पास 3 बचे थे, अब 2 दे दिए तो वो क्या हो गया? 5 हो गया इसके पास, और इसके पास तो 7 थे। तो पहले क्या था? इसने 2 ले लिए थे, तो वो बन गया था +2। लेकिन अब इसने और 2 दे दिए, किसने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या हो गया? -2, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल, 0। पहले क्या था वो? +2, अभी वो क्या हो गया? 0। पहले +2 था, अभी 0। अभी वापस Cl- आएगा तो कहां जाएगा? +2 के पास जाएगा या 0 के पास जाएगा? +2 के पास जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके पास जाएगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज +4 था तो उसके पास गया, वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज +2 है तो उसके पास जाएगा। लेकिन +2 तो पहले था, अब तो कितना है? डोनेटिंग करने के बाद तो कितना हो गया? 0। तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। वहां पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। देखो वो तो एक सेंटेंस में हम याद रख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समझोगे तो याद रह जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लिए अंदर बिठा दो, नहीं तो फिर हम ऐसे याद भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो ना, तो अगर बढ़ती है
विड्रॉइंग मतलब बढ़ती है, विड्रॉइंग मतलब बढ़ती है, तो रट्टा मार लोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो भूल भी जाएंगे, कंफ्यूजन भी हो सकता है याद करने में। कम टाइम में याद करना हो, टाइम कम हो और तुम ऐसे दर 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 लिख रहे हो तो विड्रॉइंग का डोनेटिंग भी हो जाएगा लेकिन समझा हुआ होगा तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके। सो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अच्छा, हाँ चलो तो पढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट on the acidity of the carboxylic acid. Substituents may affect the stability of the conjugate base and thus also affect the acidity of the carboxylic acid. Yes. Electron withdrawing groups increase the acidity of the carboxylic acids by stabilizing the conjugate base through the delocalization of the negative charge by inductive or resonance effect. तो acidity बढ़ जाएगी. And conversely, electron donating group decrease the acidity by destabilizing the conjugate base. आ गया समझ में? पक्का? ओके चलो, तो वही चीज है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी वापस इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोल रहे हैं? The effect of the following groups increasing acidity order. तो ये acidity order given है, इस पे से MCQ आएगा और आएगा ही। ओके, सो देखो पहला है हमारा फिनॉल। अभी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है आई मतलब आयोडीन। आयोडीन मतलब जैसे हम एसिडिक एसिड, अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन निर्भय? वो खुद स्ट्रॉन्ग है लेकिन किसके कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? मिथेनोइक, इथेनोइक, बेंजोइक? नहीं, हाँ ओके, CF3COOH। अभी तो हमने पढ़ा था कि याद रखना, ऐसा मैंने बोला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ये है हमारा CF3COOH। ओके, वो सबकी कंपेयर में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग कौन है? CF3COOH। ओके, सो फिनॉल के रिस्पेक्ट में फिर क्या है? फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन है? CI3COOH। फिर इससे ज्यादा CBr3COOH। इससे भी ज्यादा CCl3COOH। इससे भी ज्यादा CF3COOH। फिर F से ज्यादा नाइट्राइल, नाइट्राइल से ज्यादा NO2, और NO2 से ज्यादा CF3 ग्रुप लगा हुआ। ओके, सो यहां तो पहले तो आता है फिनॉल। अभी फिनॉल के पहले भी मुझे यहां कुछ लिखना हो तो क्या लिखूं? करेक्ट, अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा फिर हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसको उल्टा लिखो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के बाद हमारा नाइट्राइल, उसके बाद NO2 और लास्ट में CF3। डन? ओके, यहां से MCQ कुछ भी बना के पूछ ले तो तुम्हें आना। देखो ये जैसे कि ये है, ओके थोड़ा मैं दूर चला गया। हाँ, Thus the following acids are arranged in the order of increasing acidity based on the pKa value। तो देखो based on the pKa value है तो ये ग्रेटर देन है, तो देखो CF3COOH सबसे पहले, उसके बाद CCl3COOH, फिर Cl2, फिर NO2CH2COOH। ओके, NO2CH2COOH, then NCCH2COOH, फिर कहाँ गया? हाँ, फिर FCH2COOH, फिर ClCH2Br ऐसे लगा, फिर HCOOH, फिर ClCH2CH2COOH, फिर बेंजीन आ गया। देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड फिर उससे वो ज्यादा है तो किसकी कंपेयर में? बेंजीन तो है ही लेकिन इथाइल एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है। फिर यहाँ पर है CH3COOH, वापस आया एसिटिक एसिड, और फिर CH3CH2COOH ऐसे। ओके, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बना के देता हूं तो तुम दिमाग लगाओ। जैसे कि
चलो बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिसिटी के मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिसिटी में नंबरिंग बताओ। चलो, सबसे कम पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा। चलो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चलो बोलो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए तो मैंने बोला आएगा आएगा और आएगा ही। चलो जल्दी, हाँ आगे बढ़ना है। ए सी बी डी ऐसा आएगा। और कोई आंसर? डी बी ए सी डी बी। अच्छा, शायद ए सी डी बी। बी ए डी सी बी ए बी सी। अच्छा, ओके चलो, सबसे पहले तो सबसे कम वाला लिखना है हमें। सबसे कम वाले में तो आएगा, पहले लिखना। हाँ कोई बात नहीं, बदल दो, चलेगा। हाँ तो सबसे कम तो भाई ए आएगा, सही आंसर है। ओके, देन ये क्या सेम नहीं है? अच्छा, फिर सी लिखा है हुआ है तो डीबी और बीडी में सी लिखा हुआ है, कहाँ गया सी? ये रहा सी, वो रहा। हाँ तो सी तो आएगा ही नहीं पहले, नहीं रुको, कॉपी तो हाँ 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कम लिखना है। यस, तो सी सही आंसर, करेक्ट सी। फिर एक बोल रहे बी, एक बोल रहे डी, तो कहाँ है? ये रहा बी और यहाँ है डी, तो उससे ज्यादा तो ये है, मतलब ये लास्ट में आएगा, तो ये सही है, बी आएगा। और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो आएगा लास्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अभी जो हमने पढ़ा ना, तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा विड्रॉ कर सकता है। तो लेकिन इधर दो क्लोरीन है तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, 2 क्लोरीन का फर्क पड़ेगा, 1 क्लोरीन के साथ या 3 क्लोरीन के साथ करे तब, मतलब कि ये दोनों की कंपेयर करें तब फर्क पड़ेगा। अगर क्लोरीन 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 COOH ऐसे लिया तब भी फर्क पड़ेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं, फ्लोरीन तो ज्यादा ही विड्रॉ कर लेगा। कहाँ पर? मतलब कहाँ पे? अरे ऊपर देखो ना, थर्ड नंबर। हाँ उधर ये नहीं, उसके ऊपर ये थर्ड, उसके बाजू में। हाँ, इसका क्या? तो वो लास्ट में आएगा ना, अंदर ही है। CH, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो CHCl2COOH, वो तो क्या है? ये मैंने कहाँ लिखा है? आपने बनाया वही है। CH। अरे लेकिन उन्होंने तो इन लोगों की कंपेयर की है ना, इस CHCl2COOH, फिर उससे भी ज्यादा देखो
देखो CH Cl2C उससे भी ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा जब एक H और निकल जाएगा और वहां भी Cl आ जाएगा, तो ये क्या बन गया CCl3COOH। पर उससे भी ज्यादा कौन हो जाएगा जब क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुम ऐड कर दोगे तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचता कौन है, फ्लोरीन। ओके, तब आएगा ये F। हाँ F3, पहले F ले लो, एक F फिर दो F, मतलब देखो जैसे ये है Cl3, इसकी कंपेयर में ये, फिर ऐसे कर सकते हैं C से H2 CH2F COOH, तो ये जो है ना उसकी कंपेयर में ये ज्यादा है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन। फिर इसकी कंपेयर में CHF2 COOH, फिर इसकी कंपेयर में CF3 COOH। जो वो नीचे दिया तो वो एक ही लाइन का है, वो सारा पूरा नहीं है। क्या 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 ये जो पूरा दिया है सबसे ज्यादा ग्रेड में है, तो बस वो एक ही लाइन का दिया है, कंटिन्यूएशन में नहीं है ना। नहीं, कंटिन्यूएशन में मतलब उन्होंने ये जो कंटिन्यू बोला है मतलब उसका कंटिन्यूएशन, कि फर्दर अगर हम कुछ ऐड करें, जैसे कि इन्होंने बोला है यहाँ पे आगे कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है कि तुमने एक फ्लोरीन तो ऑलरेडी लगा दिया है, यहाँ पर एक फ्लोरीन तो ऑलरेडी तुमने लगा दिया है, तो उसका क्या होगा, देखो जैसे कि ये है, ओके, तो CH2 और साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन से ज्यादा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। फिर अब वो कंटिन्यू बोल रहे हैं, कंटिन्यू का मीनिंग क्या हुआ कि एक फ्लोरीन की जगह दो फ्लोरीन, ऐसे इसकी जगह, इसके आगे क्या होगा, एक फ्लोरीन की जगह दो फ्लोरीन, इससे भी ज्यादा होगा, सॉरी यार, इससे भी ज्यादा होगा, ऐसे होगा। ओके, कैसे, मतलब से F2CH COOH, तो कंटिन्यू मतलब इसके आगे ये, तो वो उससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि मैंने दो फ्लोरीन कर दिए, उससे भी ज्यादा फिर करेंगे तो ये आ जाएगा CF3 COOH, लाइक, समझे। ओके, तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो CH3 CH2 COOH, ये सब रब कर दो, ओके, या कुछ लिखना है, रब कर दो, ओके, फिर यार वापस, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते, कहाँ गए, यहाँ CH3 CH2 COOH, तो देखो ये C है, ये C, उसके साथ दो H2 लगे हुए हैं, ये एक H ऊपर एक H नीचे, यहाँ पर है COOH और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, समझ में आया, डन। अब हो क्या रहा है, ये CH3 है, CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, उसकी कंपेयर में यहाँ पर क्या है, C, ऊपर भी H नीचे भी H, यहाँ COOH, लेकिन यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर है H, CH3 COOH। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिसिटी कम करता है, तो यहाँ पर मैंने ये ऐसा था, अभी ये मैं यहाँ H हटाकर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो एसिडिसिटी कम कर दी, वैसे उस हिसाब से बताया गया है, समझ में आया, ओके। तो वो एसिडिसिटी के अकॉर्डिंगली बताया गया है, जैसे कि अब तो क्लीन करना ही पड़ेगा, कर दूं, ओके। फिर देखो दूसरी लाइन लेते हैं, जैसे कि ये पहला है, तो वो पहले में क्या है, ये C, ऊपर H नीचे H, इस साइड है COOH और इस साइड है CN, ऐसा लगा हुआ है, डन। ये वाला CH2 COOH NC, अब उससे ज्यादा क्या लगा हुआ है, ये उससे ज्यादा, तो कैसे, देखो C, C ऊपर H नीचे H COOH, ये तो इतना तो इसके जैसा ही है, लेकिन दूसरा क्या लगा हुआ है, NO2, दूसरा लगा हुआ है NO2, ऐसे। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि NO2 ये रहा, NO2 की एसिडिसिटी CN से ज्यादा है, एसिडिसिटी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करता है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, भाई सब लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, लेकिन इन लोगों में भी कौन जीतेगा, तो भाई ये हेलोजन वाले ग्रुप में तो फ्लोरीन जीत जाएगा, फिर फ्लोरीन से आगे भी है कोई पावरफुल, हाँ है ना, CN है, तो फ्लोरीन के आगे CN है, CN से ज्यादा कोई खींचने वाला, हाँ है ना, NO2, उससे भी पावरफुल है ना, CF3, लाइक दैट। तो इसलिए फिर यहाँ पर ये दो कंपैरिजन की,
तो यहाँ पर क्या है Cn लगा हुआ है, लेकिन Cn से भी ज्यादा NO2 है तो इसकी ग्रेटर हो गई। अभी इसके भी ज्यादा देखो NO2, अभी NO2 के बाद यहाँ पर क्या लिया हुआ है से COOH, C के साथ लगा हुआ है एक H, एक Cl2 और दूसरा COOH। तो हुआ क्या देखो यहाँ पर ये C, ये है एक H, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ पर COOH। तो अब NO2 देखो, NO2 तो क्या है ज्यादा है, NO2 तो Cl से ज्यादा ही है, देखो NO2 तो Cl से ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी कंपेयर में इसको ज्यादा बताया है। क्यों? क्योंकि दो लगे हुए हैं, इसलिए दो लगे हुए हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस, तो उसके रिस्पेक्ट में वो वाला शायद मैंने तुम्हें गलत बोला, हाँ वही बोल रहे थे तुम, हाँ यस ओके। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो मैंने बताया था क्या था, 2 Cl लगे हुए थे, यस एक Cl, 2 Cl, H, COOH, फिर एक और था एक Cl वाला, ओके, और फिर था F वाला ना, और दोनों भी लगे, यस करेक्ट। तो पहला वाला देखो वो कौन ने, किसने बोला था दूसरा वाला, हाँ तो वो फर्स्ट वाला आंसर सही है। अंडरस्टूड? ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो, एक एक ही लगा हुआ है। जब एक एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमें चेक करना है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल लगा हुआ है, और अगर एक से ज्यादा लगे हुए हैं तो ज्यादा लगे हुए हो उसको चूज कर लेना। जैसे क्लोरीन लगे हुए हैं 2, लेकिन फ्लोरीन लगा हुआ है एक ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो 2 वाला चूज कर लेना। यस डन, ओके। हाँ चलो बढ़े आगे, अभी भी एसिडिटी खत्म नहीं हुई है। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझने के बाद अभी थोड़ा है, अभी वही है लेकिन थोड़ा ही है। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फिनाइल विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड increase the acidity of the corresponding carboxylic acid contrary to the decrease expected due to the resonance effect shown below। मतलब कि अगर हम ऐसे फिनाइल और विनाइल ग्रुप लगा दे तो उसकी एसिडिसिटी बढ़ जाती है। कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या है, ये विनाइल ग्रुप है। याद करो विनाइल हमने बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा इथीन। इथीन में से ही हम हर बार विनाइल बनाते हैं। ओके, सो इथीन में से विनाइल बना है, तो ये जो है तुम्हारा C डबल बॉन्ड C, तो ये डबल बॉन्ड C तो है ही। अब ये जो एक H है ना, एक H यहाँ लिख दिया, और ये एक H को हटाओ, वो एक H को हटा के क्या आ गया, पूरा का पूरा COOH। समझे? इतना तो जितना है उतना तो सेम ही है, इतना तो है ही। एक H जो है वो नीचे लग गया और एक जो पूरा H है वो हट गया, उसकी जगह लग गया COOH, तो उसकी जगह COOH लग गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगी। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट डबल बॉन्ड वाली, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली नहीं, डबल बॉन्ड वाली। मतलब क्या होगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, वो ये जो बॉन्ड है वो उठ के इधर चला जा रहा है। ये उठ के इधर क्यों जा रहा है भाई, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी नहीं। ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ले लेगा, मतलब एक तो उसका ही है, लेकिन एक जो कार्बन का है वो भी वो ले लेगा, वो भी उसने ले लिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये रहा, ये हो गया नेगेटिव। जैसे ही वो नेगेटिव हो गया तो कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना एक डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। कार्बन ने अपना एक डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास रह गया, नहीं इसका तो गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो गया, दोनों के दोनों। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ही है, वो तो उसके पास ही है, लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया और बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ गया, तो इसने तो चैरिटी कर दी, तो ये हो गया प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका एक तो है ही, इसने लिया एक एक्स्ट्रा, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये हो गया 0, मतलब न्यूट्रल, और ये प्लस आ गया यहाँ। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? अच्छा चलो, तो ये रेजोनेंस भी हो रहा है, कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये समझ में आ गया ना? पक्का। सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास क्यों गया,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये डबल बॉन्ड जो है मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन तो उसका ही है, अभी यहाँ रहे या यहाँ रहे उसका ही रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया तो ये भाई साहब ने ले लिया, तो इसने ले लिया तो एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन था इसका इसलिए ये हो गया प्लस, लाइक दिस। फिर वापस क्या होगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये भाई साहब कूद के वापस यहाँ, ये जब यहाँ आएंगे तो ये प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। डन, ओके, दैट्स इट। This is because of the greater electronegativity of the sp2 hybridized carbon to which carbonyl carbon is attached. The presence of the electron withdrawing group on the phenyl of aromatic carboxylic acid increases their acidity while electron donating group decrease their acidity. ये तो हमें पता ही है, तो ये भी कंपैरिजन पूछी जा सकती है। देखो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की pK की वैल्यू निर्भय कहाँ, उधर कहाँ, बाहरी में कहाँ देखो, बेंजोइक एसिड की pK की वैल्यू याद है कितनी है, नहीं याद है, एसिटिक एसिड की अभी मैंने बोला ना कि ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अच्छा चलो HCl की तो बता दो, HCl की तो बतानी पड़ेगी, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो उतना याद रह जाएगा, क्लास में ही याद रह जाएगा ना उतना। कितनी है, कौन सा 7, हाँ -7, ओके। सो बेंजोइक एसिड की है 4.19, ओके, और एसिटिक एसिड की 4.7। करेक्ट, ओके। चलो सो ये हो गया 4.19। अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या डाला है, OCH3, ऐसे भी याद रह जाएगा, CH3 डोनेटिंग है, OCH3 भी डोनेटिंग ही है, ओके। ये डोनेट करेंगे तो एसिडिसिटी क्या होगी, कम होगी, हाँ तो कम होगी तो लेस देन लगाओ। और यहाँ पे क्या लगाया, NO2 विड्रॉइंग, ओके, विड्रॉइंग क्या करता है, बढ़ाता है, तो इससे भी ज्यादा बढ़ गया, खत्म, ओके। ऐसे ही अभी साथ साथ में मैंने कुछ और लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन भी कहीं पे मेटा पे लगा दिया तो वो और ज्यादा डिक्रीज और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, डिपेंडिंग कि तुम लगा कहाँ रहे हो, यहाँ लगा रहे हो या यहाँ लगा रहे हो। डन, ओके। तो वही चीज है, देखो बस उसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है, जो लिखा है वो तो हमने पढ़ लिया, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अभी यहाँ पे और कंफ्यूज करने के लिए फिनॉल भी डाल दे, लो भाई फिनॉल, तो फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, ओके, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, ये हमारे पास 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, फिर 4 साइनाइड भी डाल दे, नाइट्राइल ग्रुप भी डाल दे वहीं पर, ओके। तो फिर कौन होगा, ऐसा भी डाल दे अगर, तो कौन होगा इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी, साइनाइड की, यस, ओके ऐसे। और फिनॉल ये लाइन में लिखा हुआ है लास्ट में, ये डन। तो सारे एरोमेटिक की कंपैरिजन पूछ ले, और अब अगर मैं यहाँ पर ROH लिख दूं तो क्या होगा, ये दोनों की कंपेयर करें तो कौन जीतेगा, इसकी और इसकी कंपेयर करें तो कौन जीतेगा, फिनॉल, फिनॉल जीतेगा, अल्कोहल नहीं फिनॉल जीतेगा, क्यों, क्या 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 हुआ, हाँ यस करेक्ट, CN तो F के बाद आता है, CN तो F के बाद आता है, यार तुम लोग थोड़ा ध्यान दो मैं तो फ्लो में आगे बढ़ जाता हूँ, गुड गुड। तो हमने देखा हैलोजन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद साइनाइड आता था, उसके बाद नाइट्राइट था, उसके बाद था CF3, मैं तो CF3 समझा रहे इसको, ओके, तो वो था CF3, F, उसके बाद साइनाइड, फिर बीच में यहाँ पे NO2 और उसके बाद CF3, डन। तो वो पूरी सीक्वेंस याद रखना, याद रह गई, अब तो मुझे याद रह गई, कौन सा था सबसे पहला, क्या था उसमें, फिनॉल, ओके, फिर फिनॉल के बाद आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर CN, फिर NO2, फिर CF3, डन। और वो वैल्यूज भी सारी याद रख लेना, कौन सी, pKa की वैल्यू, ओके। तो pKa की वैल्यू बेंजोइक एसिड के लिए तुमने याद रख ली, pKa की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए याद रख ली,
और HCl के लिए भी याद रख लियो। और किसके लिए याद रखने को बोला था? उसकी बोला था। अच्छा, तो उसकी कितनी है? 0.23। यस, ओके, यस, डन। तो यहाँ पे हमारा ये एसिडिटी कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो। अब तो हमें केमिकल रिएक्शन ही देखनी है। स्टार्ट करते हैं तो